हमने सबने कभी ना कभी कुछ नया सीखने की कोशिश की है। कोई नई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑफिस का कोई नया सॉफ्टवेयर। हाँ, और शुरुआत में हम अक्सर उसे समझने पर फोकस करते हैं। बिल्कुल, वीडियो देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन समझने और असल में कर पाने के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। और आज हम इसी फासले को भरने के विज्ञान पर बात करने वाले हैं। हमारे पास शिव नारायण का एक तुलनात्मक अध्ययन है जो दो तरीकों को आमने सामने रखता है। एक है जाना पहचाना इन्फोग्राफिक और दूसरा है एक नया और दिलचस्प कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं लर्नोग्राफिक। ये चर्चा सिर्फ सुंदर चार्ट्स या डिजाइन के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि हमारा दिमाग असल में जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। मतलब क्या जानकारी दिमाग में एक फैक्ट की तरह स्टोर हो रही है जिसे हम आसानी से भूल सकते हैं, या फिर एक स्किल की तरह। एक स्किल जो एक बार सीखने के बाद हमेशा के लिए हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। एकदम। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या जानकारी को करने लायक बनाने का कोई विज्ञान है? चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत इन्फोग्राफिक्स से करते हैं, क्योंकि हम सब इनसे वाकिफ हैं। हाँ, ये सबसे कॉमन है। रंग बिरंगे चार्ट, आकर्षक आइकॉन और बहुत कम टेक्स्ट। हाँ, कम से कम टेक्स्ट। इनका मकसद ही यही है, किसी भी जटिल विषय को एक नजर में समझा देना, जानकारी को आसान बनाना, हजम करने लायक बनाना। और ये अपना काम बखूबी करते भी हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि वे दिमाग के किस हिस्से पर काम करते हैं। ओके। ये हमारी सिमेंटिक मेमोरी को टारगेट करते हैं। सिमेंटिक मेमोरी मतलब जो रटने वाली मेमोरी होती है, तथ्यों और आंकड़ों वाली? हाँ, बिल्कुल। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ये एक तथ्य है। इन्फोग्राफिक्स हमें क्या है ये बताते हैं, लेकिन वे हमें ये नहीं सिखाते कि उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे परीक्षा से एक रात पहले रट्टा मारकर सब याद कर लेना। एकदम सही उदाहरण है। आपको सारे तथ्य पता होते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म होती है दिमाग से सब कुछ साफ। क्योंकि वो सिर्फ एक फैक्ट की तरह दिमाग में था, स्किल की तरह नहीं। शिवनारायण की स्टडी इसी को सीखने वाले की दर्शक या व्यूअर वाली भूमिका कहती है। दर्शक? हाँ, आप जानकारी को बाहर से देख रहे हैं, उसे सराह रहे हैं, शायद समझ भी रहे हैं, पर आप उस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार आइकिया की अलमारी बनाने की कोशिश की थी। अच्छा? उनके मैनुअल में एक शानदार इन्फोग्राफिक था। वो दिखा रहा था कि जुड़ने के बाद अलमारी कैसी दिखेगी। देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन उससे काम नहीं बना होगा। बिल्कुल नहीं। मुझे जो असल में चाहिए था वो ये था कि पेज ए को स्लॉट बी में कैसे लगाना है। सही पकड़ा। तो इन्फोग्राफिक्स आपको मंजिल दिखाते हैं, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं। बिल्कुल। वे एक ओवरव्यू के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको सच में कुछ सीखना है, कोई हुनर हासिल करना है, तो वे अधूरे रह जाते हैं। तो वे जानकारी को सरल तो बनाते हैं, पर दिमाग को उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं करते। और यहीं पर उनकी सीमा आ जाती है। ठीक है, तो अगर इन्फोग्राफिक्स की ये सीमा है, तो इसका समाधान क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमें सिर्फ देखने से आगे ले जाकर करने तक पहुंचा सके? यहीं पर लर्नोग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये सिर्फ एक विजुअल टूल नहीं है। तो फिर ये क्या है? इस स्टडी के अनुसार ये एक एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज ट्रांसफर सिस्टम है। एक्शन ओरिएंटेड? हाँ, इसका पूरा ध्यान क्या से हटकर कैसे पर होता है। ये लर्नोग्राफी, मोटर साइंस और एक दिलचस्प टेक्सला मॉडल के सिद्धांतों पर बना है, जिस पर हम बाद में आएंगे। एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज ट्रांसफर सिस्टम, ये सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें इसके आर्किटेक्चर को देखना होगा, जिसे SOTIM कहते हैं। SOTIM। ओके, SOTIM। ये एक और टेक्निकल शब्द आ गया। क्या हम इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। मान लीजिए किसी को पहली बार चाय बनाना सिखाना हो, तो SOTIM वहां कैसे काम करेगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए चाय बनाने के प्रोसेस को SOTIM में तोड़ते हैं। ठीक है। S यानी स्पेस, ये हो गया आपका किचन काउंटर, वो जगह जहां आप चाय बना रहे हैं। दिमाग को पता है कि एक्शन कहाँ होना है। ओके, स्पेस। O यानी ऑब्जेक्ट, ये हो गए पतीला, चाय पत्ती, चीनी, दूध, यानी वो चीजें जिनके साथ काम करना है। बिल्कुल। T यानी टाइम, ये हुआ कामों का क्रम। पहले पानी उबालो, फिर चाय पत्ती डालो, फिर चीनी, फिर दूध। ये क्रम बहुत जरूरी है। सही बात है। I यानी इंस्टेंस, इसका मतलब है संदर्भ। आप 1 कप चाय बना रहे हैं या 4 लोगों के लिए। अच्छा, चाय कड़क बनानी है या हल्की? एकदम। और जब ये सब कुछ स्पेस, ऑब्जेक्ट,
टाइम और इंस्टेंस एक साथ जुड़कर आपके दिमाग में एक एक्शन मैप की तरह छप जाता है, तो उसे कहते हैं एम यानी मॉड्यूल। वाह, तो ये सिर्फ जानकारी का पोस्टर नहीं है, ये तो दिमाग में उस काम का पूरा ब्लूप्रिंट इंस्टॉल करने जैसा है। हाँ, ये दिमाग को बता रहा है कि ज्ञान के इस लैंडस्केप में नेविगेट कैसे करना है। और ये सिर्फ एक डिजाइन थियरी नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, शिव नारायण की स्टडी बताती है कि लोनोग्राफिक्स को दिमाग के खास हिस्सों को सीधे तौर पर सक्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। रुको, दिमाग के हिस्से, मतलब ये सिर्फ डिजाइन की बात नहीं है, ये तो न्यूरोसाइंस पर आधारित है। ये कैसे काम करता है? हाँ, यही इसका सबसे मजबूत पहलू है। SOTIM का जो स्पेस वाला हिस्सा है वो दिमाग के हिपोकैम्पस को एक्टिवेट करता है। हिपोकैम्पस जो स्थानिक मैपिंग और मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। सही। और टाइम और ऑब्जेक्ट का क्रम बेसल गैंग्लिया को काम पर लगाता है, जो आदतें बनाने और निर्णय लेने का केंद्र है। और जब हम इसे बार बार करते हैं तब सेरिबेलम हरकत में आता है, जो गतिविधियों को ऑटोमेटिक या कह सकते हैं ऑटो पायलट पर डाल देता है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक बार साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि पेडल कैसे मारना है या बैलेंस कैसे बनाना है, वो अपने आप होता है। तो असल में सारा खेल इस बात का है कि जानकारी आपके दिमाग में एक फैक्ट की तरह सेव हो रही है जिसे आप भूल सकते हैं, या एक स्किल की तरह, जैसे साइकिल चलाना, जो एक बार सीखने के बाद आप कभी नहीं भूलते। इन्फोग्राफिक्स फैक्ट देते हैं, लर्नोग्राफिक्स स्किल बनाने में मदद करते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। आपने पूरी बात का सार बता दिया। ये सिमेंटिक मेमोरी से प्रोसीजरल मेमोरी की ओर एक शिफ्ट है। और प्रोसीजरल मेमोरी शारीरिक होती है, एक्शन पर आधारित होती है और बहुत मजबूत होती है। लर्नोग्राफिक्स का लक्ष्य ज्ञान को इसी स्तर पर दिमाग के न्यूरल सर्किट में गहराई से एनकोड करना है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो अंतर अब और साफ हो रहा है। पहला तो भूमिका का है। हाँ, इन्फोग्राफिक्स में आप एक निष्क्रिय दर्शक हैं, जबकि लर्नोग्राफिक्स में आप एक सक्रिय कर्ता हैं, या जैसा कि इस स्टडी में कहा गया है, एक स्मॉल टीचर। दूसरा बड़ा अंतर मेमोरी का है, जिसकी हमने अभी बात की। इन्फोग्राफिक्स से सिमेंटिक मेमोरी जो कमजोर होती है, और लर्नोग्राफिक्स से प्रोसीजरल और स्पेशल मेमोरी बनती है जो टिकाऊ होती है। और तीसरा और सबसे अहम अंतर है लक्ष्य का। इन्फोग्राफिक का लक्ष्य है समझाना, जबकि लर्नोग्राफिक का लक्ष्य है प्रदर्शन या परफॉर्मेंस। मतलब ज्ञान को सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसे करके दिखाना। बिल्कुल। इस स्टडी में एक और शब्द बार बार आता है, ब्रेन पेज। ये क्या है? क्या ये दिमाग के लिए एक ऐप जैसा है? हाँ, एकदम सही सोचा। जैसे फोन में ऐप पर क्लिक करते ही एक काम हो जाता है, वैसे ही दिमाग में ब्रेन पेज एक्टिवेट होते ही वो स्किल अपने आप होने लगती है। हाँ, ब्रेन पेज इस पूरे अध्ययन की नींव है। ब्रेन पेज थियरी यही कहती है कि असरदार सीखना तब होता है जब ज्ञान एक न्यूरल मॉड्यूल या ऐप में बदल जाता है, जिसे दिमाग जरूरत पड़ने पर तुरंत चला सके। और लर्नोग्राफिक्स उस ऐप को दिमाग में इंस्टॉल करने का कोड है। सही। ये उस पूरी प्रक्रिया का नक्शा है जो दिमाग को चाहिए ताकि वो जानकारी को एक्शन में बदल सके। स्रोत में बुक टू ब्रेन ट्रांसफर की भी बात की गई है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है कि जानकारी किताब से निकलकर सीधे दिमाग के एक्शन ओरिएंटेड सर्किट का हिस्सा बन जाए। हाँ, इन्फोग्राफिक्स तो बस जानकारी को किताब के पन्ने पर सुंदर बना देते हैं, लेकिन लर्नोग्राफिक्स असल में उस जानकारी को किताब से दिमाग में ट्रांसफर करने का पुल बनाते हैं। वे निष्क्रिय अवलोकन को सक्रिय जुड़ाव में बदल देते हैं। वे दिमाग को पढ़ने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए ट्रेन करते हैं। एकदम। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ एक बेहतर चार्ट या डायग्राम बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो सीखने सिखाने के पूरे तरीके पर ही सवाल उठा रहा है। और आप सही जगह पहुंचे हैं, क्योंकि ये स्टडी लर्नोग्राफिक्स को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं देखती। तो फिर वह इसे एक क्रांतिकारी शैक्षिक मॉडल से जोड़ती है, जिसे टैक्सिला मॉडल कहा जाता है। और इस मॉडल का मूल मंत्र ही चौंकाने वाला है। क्या है? कोई शिक्षक नहीं, केवल शिक्षार्थी। एक मिनट, कोई शिक्षक नहीं? ये सुनने में तो अराजकता जैसा लगता है। क्या इसका मतलब है कि सीखने वालों को बस अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है? ये कैसे काम कर सकता है? आपका सवाल जायज है, और ये मॉडल पारंपरिक शिक्षक की परिभाषा को ही बदल देता है। कैसे? इसका तर्क है कि पारंपरिक शिक्षण यानी लेक्चर देना, समझाना सीखने वालों को निष्क्रिय और निर्भर बनाता है। वे जानकारी के उपभोक्ता बन जाते हैं, निर्माता नहीं। टैक्सिला मॉडल इस समझाने की संस्कृति को ज्ञान हस्तांतरण के विज्ञान से बदलना चाहता है। ठीक है, तो अगर कोई लेक्चर नहीं दे रहा तो फिर ज्ञान ट्रांसफर हो कैसे रहा है? ये एक बहुत ही संरचित प्रक्रिया के जरिए होता है, जिसके 3 चरण हैं।
सोर्स पेज, ब्रेन पेज, जेड पेज। सोर्स पेज, ब्रेन पेज, जेड पेज। ओके। सोर्स पेज हो गई आपकी मूल सामग्री, जैसे किताब का कोई चैप्टर या गणित की कोई समस्या। फिर आता है ब्रेन पेज। हाँ, और यही सबसे जरूरी चरण है। यह शिक्षार्थी उस सोर्स पेज को खुद प्रोसेस करता है, उसे एक्शन स्टेप्स में तोड़ता है, उसका एक स्थानीय मैप बनाता है, मतलब वो खुद अपना लर्नोग्राफिक तैयार करता है। यही असल सीखने की प्रक्रिया है। और अंत में है जेड पेज। जेड पेज उस सीखे हुए ज्ञान का व्यवहारिक प्रदर्शन है, यानी समस्याओं को हल करके दिखाना या उस स्किल को असल में परफॉर्म करना। तो ये इस बात का सबूत है कि बुक टू ब्रेन ट्रांसफर पूरा हो चुका है। बिल्कुल। तो इसमें टीचर का क्या रोल है? कोई तो होगा जो ये सब मैनेज कर रहा होगा। यहाँ पारंपरिक टीचर की जगह दो नई भूमिकाएं ले लेती हैं। एक है बिग टीचर्स। बिग टीचर्स ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो सोर्स पेज और टास्क डिजाइन करते हैं। वे सीखने का माहौल तैयार करते हैं, लेकिन वे क्लास में आकर लेक्चर नहीं देते हैं। वो सिस्टम के आर्किटेक्ट हैं। और क्लास के अंदर? क्लास के अंदर होते हैं स्मॉल टीचर्स। स्मॉल टीचर्स, ये कौन है? स्मॉल टीचर्स का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। ये वो एडवांस शिक्षार्थी हैं जिन्होंने किसी खास ब्रेन पेज में महारत हासिल कर ली है। अच्छा। तो जब कोई दूसरा शिक्षार्थी कहीं अटक जाता है तो ये स्मॉल टीचर आकर उसे समझाते नहीं हैं, बल्कि उस काम को सही तरीके से करके दिखाते हैं। ओह, तो वे प्रदर्शन के जरिए सिखाते हैं, लेक्चर के जरिए नहीं। हाँ, इससे सीखना बहुत स्वाभाविक और प्रैक्टिकल हो जाता है। तो क्लासरूम एक लेक्चर हॉल न होकर एक नॉलेज वर्क स्पेस बन जाता है, जहाँ सब काम कर रहे हैं। और लोग मिनियर स्कूल नाम के छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। ये तो एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर सीखने का इकोसिस्टम लग रहा है। यही इसका लक्ष्य है, निर्भरता को खत्म करके आत्मनिर्भरता और महारत को बढ़ावा देना। तो हमने दो तरह के ग्राफिक्स की तुलना से शुरुआत की थी और अब हम एक पूरी शिक्षा प्रणाली पर ही पुनर्विचार कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ डिजाइन की बात नहीं रह गई। ये असल में हमारे सीखने और सिखाने को लेकर जो बुनियादी धारणाएं हैं, उन्हें चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। आज की चर्चा का सार यही है। जहां इन्फोग्राफिक्स जानकारी को सुलभ बनाते हैं, वहीं लर्नोग्राफिक्स उसे क्रियाशील, टिकाऊ और उपयोगी बनाते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे दिमाग के सीखने के प्राकृतिक तरीके के साथ काम करते हैं। करके सीखना, मैप करके सीखना और शारीरिक रूप से जुड़कर सीखना, वे ज्ञान को एक स्थिर तथ्य के बजाय एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। शिव नारायण की स्टडी का जोर स्कूलों और औपचारिक सीखने के माहौल पर है, लेकिन ये मेरे दिमाग में एक सवाल छोड़ जाता है। क्या सवाल? क्या हम इन सिद्धांतों को अपनी निजी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं? मान लीजिए इस महीने मुझे कोई नया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना है, तो क्या मैं उस सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल को सिर्फ देखने के बजाय उसका एक पर्सनल लर्नर ग्राफिक डिजाइन कर सकता हूं, उसके स्पेस, ऑब्जेक्ट्स और टाइम को मैप करके? अपने दिमाग के लिए एक एक्शन प्लान बना सकते हैं। हाँ, और व्यवहार में ये कैसा दिखेगा, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प प्रयोग हो सकता है।